स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू टू द मैथ्स बोर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन डी और ई जो 9th स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले डी सेक्शन, लेट मी शो यू द डी सेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये देखो हमारा सेक्शन डी है इस सैम्पल पेपर का। ये हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 4 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू। ये है 32, 33, 34 एंड 35। यहाँ पे आप नोटिस करो हमें और ऑप्शंस भी आए हैं क्वेश्चन में। और ऑप्शंस, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सबसे स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रिकी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। सो आपको इनको या तो इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। जनरली जैसे मैं थी तो मैं पहले इन्हीं को ही अटेम्प्ट करती थी। ठीक है ना। सो कम टाइम में हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं कंपेरेटिवली टू दी 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है। सो टोटली अप टू यू, वैसे करना तो स्टार्टिंग से ही चाहिए, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे स्टार्ट करती थी। मैं 5 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी एग्जाम में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो 32 क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला है। इन द गिवन फिगर ए बी is parallel to CD, okay, and angle ABO is 40 degree. This is 40. Angle CDO is 35. This is 35. Okay. Then he says that find the value of reflex angle BOD. Hence find the value of X. So रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्स एंगल बीओडी। तो सिंपल अगर मैं बीओडी एंगल मार्क करूं, मैं ये इरेज करके सिंपल बीओडी एंगल मार्क करूं, तो वो ये वाला एंगल होगा। बट इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये एंगल ना होकर के 360 से जब इस एंगल को माइनस करेंगे तो वो एंगल जो बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बीओडी क्या है? इट इज 360 डिग्री माइनस एंगल बीओडी। ठीक है। सो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। अब चलो, अभी हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है 360 माइनस एंगल बीओडी, जब हमने कहा है रिफ्लेक्स एंगल बीओडी। ठीक है। सो अब इसके बाद, ठीक है, सो ये फाइंड आउट करना है हमें। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है। पैरेलल, आई विल बी ड्रॉइंग वन लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन बनाई है जो ए बी के पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप मार्किंग होगी ही होगी। सो जो भी आपको गिवन है वो आपने जरूर लिखना है। ठीक है। सो यहाँ पे गिवन, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। ओके। एंड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो भी आपको लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके 0.5 मार्क्स होते हैं। एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। ठीक है। और टू फाइंड, ठीक है, मैं सिंपल एक्स लिख रही हूं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बीओडी को एक्स मार्क किया हुआ है। ठीक है, एक्स डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ, अब लेट्स से कि ये है ई एफ। ठीक है। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ए बी और सी डी के भी पैरेलल, दोनों के पैरेलल है। तो इस मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है। सो सॉल्व कैसे करेंगे अब इसको हम लोग? इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाई थी। अब मैं इनको कुछ पार्ट्स को इरेज कर देती हूँ। ठीक है। सो मैंने ये ई एफ बनाया था। तो मैं अब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल। ठीक है, ये कंसिडर कर रही हूँ। अब आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि ये लाइन पैरेलल है, तो मैं लिख रही हूँ इफ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो ये वाला एंगल, एंगल ए बी ओ, ठीक है, जो कि 40 डिग्री गिवन है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल बी ओ एफ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल ए बी ओ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ। ठीक है, इसका मतलब बी ओ एफ भी कितना हो गया? 40 डिग्रीज हो गया। तो मैं इस एंगल को लिख रही हूँ 40। ठीक है, सिमिलरली इफ ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, अब ई एफ सी डी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल डी सी डी ओ, एंगल सी डी ओ जो कि हमें 35 डिग्रीज गिवन है, 35 डिग्रीज, ये किसके इक्वल है? एंगल एफ ओ डी के इक्वल है, एंगल एफ ओ डी के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 35 हो गया। सो यहां से, अच्छा रीजन जरूर लिखना है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये एफ ओ टी एंगल भी हमने 35 डिग्रीज लिखा हुआ है। सो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल 35 है, तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल बी ओ डी, ठीक है, ये कितना है? एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस 35। मैं थोड़ा, सॉरी, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रही हूँ, आप थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना भी डायरेक्ट नहीं लिखना है कि बहुत शॉर्ट में कर दिया आपने। ठीक है, सो ये हो गया 75 डिग्री। सो यहां से मेरे पास एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या, सो देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, ये किसके इक्वल है? 360 माइनस बीओडी। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो कि मैं ये 60, मान लो ये है एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये ए ओ बी है, तो रिफ्लेक्स क्या होगा एंगल ए ओ बी? इसको छोड़ के जो एंगल बचा हमारा, ये वाला। ठीक है, सो दैट इज 180 से जो बड़े एंगल्स होते हैं, ठीक है, सो वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो जैसे इस केस के लिए हमने रिफ्लेक्स एंगल बीओडी फाइंड आउट करना है, तो हमने बीओडी फाइंड आउट कर लिया 75 डिग्री, अब इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जो कितना आ जाएगा आपका? 285 डिग्रीज। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू 285 डिग्रीज। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा 32 क्वेश्चन का ए पार्ट, मतलब और ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दो ऑप्शन हमें इंटरनल चॉइस दी थी, उसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में पर इन दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला पार्ट, बी पार्ट। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 32, जो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला? इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, तो हमें प्रूव करना है कि P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सो कैसे प्रूव करेंगे? सो हम इसमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो भी गिवन होता है वो लिख लेते हैं। सो गिवन इज, व्हाट इज गिवन? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव है दैट एंगल पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अच्छा, उससे पहले, सोल्यूशन से पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं एच एफ पैरेलल टू, एच एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमने एच एफ पैरेलल टू ए बी
ये लाइन एच एफ ड्रॉ की है पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सो देखो, अगर ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो मैं इसका ये पार्ट ले रही हूं, दैट इफ ए बी इज पैरेलल टू एच एफ, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल, दैट इज, आई राइट हियर, देन एंगल ए ई एफ, ए ई एफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो क्या एंगल है, वो पी है, ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एच। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ए ई एफ जो है इट इज नथिंग बट पी, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पी प्लस एंगल ई एफ एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, इफ एच एफ इज पैरेलल टू सी डी, अगर एच एफ सी डी के पैरेलल है तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूं, देन, अब इन एंगल्स को नोटिस करो, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो एंगल है और ये आर एंगल है, ये कैसे हैं, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रही, इफ एच एफ डी इज पैरेलल टू सी डी, देन एंगल एच एफ जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी। वाई, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप ध्यान से देखो, एच एफ जी तो हमारा, एच एफ जी ही लिख रही हूँ एज इट इज इक्वल्स टू एफ जी डी, हमारा एंगल है आर। ठीक है, सो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। सो ध्यान रखना, जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है दोनों इक्वेशंस की, और राइट हैंड साइड की टर्म्स को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, P प्लस एंगल ई एफ एच। ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मैं लिख रही हूँ प्लस एच एफ जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड्स को ऐड करना है, तो इसकी राइट हैंड साइड है 180 और इसकी राइट हैंड साइड है R। ठीक है, अब आप इसमें नोटिस करो P प्लस एंगल, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करती हूँ और थोड़ी सी क्लियर पिक्चर करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो एंगल ई एफ एच, ये वाला एंगल है, और एंगल एच एफ जी, ये वाला एंगल है। इन दोनों को सम करके देखो क्या बन रहा है हमारा एंगल क्यू। यहाँ पे ये एंगल क्यू है ना, दिखाई नहीं दे रहा है बट ये देखो, ये है एंगल क्यू। इन दोनों को मिला के हमारा एंगल क्यू बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट क्यू, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज आ जाएगी 180 प्लस आर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आर को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो बन जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं तो उनमें से ये एक तरीका है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा 32 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 33rd क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, 33rd क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, what length of trampoline 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meters and base as 6 meter। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रैपोलिन है, ठीक है,
जिसकी विड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर्स है। और इस बोल रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, जिससे कि हमने क्या बनाना है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है। इस ट्रैपोलिन से हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, दैट इज 8। अगर सिंपल हाइट लिखा है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। और रेडियस कितना है, 6 मीटर्स, ठीक है। स्लांट हाइट हमें गिवन नहीं है, मान लो स्लांट हाइट एल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रैपोलिन से हमें ये कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है ना, जिसकी हाइट 8 मीटर्स है, जो रेडियस है वो 6 मीटर्स है, ठीक है। और साथ में इसने और इंस्ट्रक्शन क्या दे रखी है, अज्यूमिंग दैट एक्स्ट्रा लेंथ of material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो ये बोल रहा है कि हमें इस ट्रैपोलिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिससे कि हमने ये कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। और साथ में बोल रहा है कि उस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो किस लिए यूज हो रही है, वो मार्जिन्स, आपको पता है ना, जब भी हम कोई कपड़ा सिलते हैं, स्टिच करते हैं, तो उसके मार्जिन्स के अंदर भी कुछ कपड़ा होता है, ठीक है। वैसे ही बोल रहा है कि स्टिचेस और मार्जिन और कटिंग में कुछ वेस्ट हो जाता है। सो ये बोल रहा है कि जो टोटल लेंथ है, ठीक है ना, जो यूज हो रही है उसमें मार्जिन्स और स्टिचेस में कितनी लेंथ जो है वो यूज हो रही है, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। सो मान लो कि इतनी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर किस के लिए यूज हो रही है, फॉर दी मार्जिन्स। अब 20 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, इसको मीटर्स में कर देते हैं क्योंकि यूनिट सारे मीटर्स हैं एक्सेप्ट दिस, तो हम इसको मीटर्स में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स, ठीक है ना। बताइए, मेरे ख्याल से आपको यूनिट्स सेंटीमीटर से मीटर्स में चेंज करने का, वी डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो अगर फिर भी आप लिखते हैं तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, ठीक है। सो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20/100 मीटर्स, विच इज नथिंग बट, ये कैंसिल, 0.2 मीटर्स, ठीक है। एग्जाम में आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सो ये आपकी चॉइस है। सो 0.2 मीटर्स हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो ये 0.2 मीटर लेंथ जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है, मार्जिन और स्टिचेस के लिए। सो अब हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है इस ट्रैपोलिन की, ठीक है। सो टोटल तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इतना एरिया ये जो है, ये वाला एरिया, इससे कोन का सरफेस एरिया, सरफेस इन द सेंस कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। टेंट कैसा होता है, नीचे से उसमें बेस नहीं होता है ना, सो कॉनिकल टेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल, अब मान लो कि इसकी ये जो लेंथ है सिर्फ यहां से यहां तक, इधर से इधर तक, ये वाली लेंथ जो है वो एक्स है, मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है। सो ये एक्स है, और ये 3 मीटर्स है तो ये भी 3 मीटर्स होगी, क्योंकि सिर्फ इसी ये इतना ही पार्ट जो है वो उसका सरफेस एरिया बताएगा। तो मैं यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सा है, मान लो ये मैं ABCD ले लूं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये वाला क्यों नहीं लिया, देखो जो इतने ही पार्ट्स, मार्जिन वाला तो इस वाले पार्ट से तो मार्जिन बनेंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर का जो एरिया है वो सिर्फ ABCD रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इट इज πr/L इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ हमने x ली है और ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, 3 मीटर्स। यहां भी पुट कर देते हैं वैल्यूज, पाई, रेडियस कितना है हमारा 6, एल
इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 3। अब आप यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है। सो स्लांट हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट हाइट स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, रेडियस इज 6, सो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 36, सो एल इज इक्वल्स टू रूट 100। ठीक है, सो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 मीटर्स। ठीक है, सो स्लांट हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर्स है। यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 3x। यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी वैल्यू x की, मतलब लेंथ ऑफ दिस। सो ये और ये कैंसल आउट हो गए। 3.14 इंटू 20 इज इक्वल टू x। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 62.8 मीटर्स जो है हमारे पास ए बी लेंथ आ गई इस वाले पार्ट की। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि हमें फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ तो हमारी ये है जिसमें हमारा वो वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा जो कि मार्जिन्स और स्टिचेस में यूज हो रहा है। मार्जिन, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 0.2। ठीक है, यही था ना हमारा दिस। सो x हमारा है 62.8 प्लस ये है 0.2। आप इनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो अगर इसमें कोई भी पार्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरे से दोबारा से पूछ लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर जरूर साइड में बना देना, ये वाली नहीं तो ये जरूर बना देना। ठीक है, और साथ में गिवन क्या है वो जरूर लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में गिवन बिल्कुल लिखना है, और कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन भी आपको शो करना है कि आपने 20 वहां पे ऐसे लिख देना, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स। ठीक है, सो चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 34 क्वेश्चन में हमें और ऑप्शन दे रखी है, तो एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम इसका। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of the triangle and the height corresponding to the longest side. अब ध्यान रखना है, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली, हमें ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, उसी के जो हम भी बेस जो भी कंसिडर करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं, उनकी साइड्स की लेंथ जो है वो हमें इस रेशियो में दिया। अब हमें लेंथ नहीं दिया, हमें रेशियो गिवन है साइड्स का। तो मान लो कि अगर इस रेशियो में 3:4:5 में कॉमन फैक्टर, लेट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x, मैं कॉमन फैक्टर को x ले लेती हूँ, तो साइड्स ऐसे हो जाएंगी, ये 3x, ये 4x और 5x, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई राइट हियर साइड्स विल बी 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, और मुझे गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो पेरीमीटर कितना है हमारा? 144। तो मैं यहाँ पे लिख, और वैसे पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, यहां से हम लोग 5x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 144, और x जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 144/12 दैट इज 12। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर हमारा ये आ गया। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइड्स लिख लेते हैं। फर्स्ट साइड है हमारी 3x जो हो जाएगा 3 × 12 दैट इज 36। यूनिट्स है सेंटीमीटर, यहाँ से पता चल रहा है कि यूनिट सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद है 4x।
सो हो जाएगा 4 × 12, सेकेंड साइड आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है 5x इज इक्वल्स टू 5 × 12, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सो साइड्स हमें पता चल गई हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ, देखो ये करने का 1 मार्क मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे साइड्स फाइंड आउट करने के 1 मार्क होंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स होंगे, और हाइट फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स होंगे। मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन डिवीजन इसी तरह से होगा। सो 5 मार्क्स हमारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो साइड्स मेरे पास आ गई हैं सारी। ठीक है, एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो ये है 36, 48 एंड 60। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल्स टू, हमें पता है अंडर द रूट, फॉर्मूला क्या होता है, S × S - A × S - B × S - C। S क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ बोल लो या सारी साइड्स के सम का हाफ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सारी साइड्स को सम करके हाफ नहीं कर रही हूँ, मुझे पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन है 144, मैं उसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। सेमी पेरीमीटर, सेमी मींस हाफ पेरीमीटर का, सो ये आ जाएगा हमारा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहां से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया हमारा हो जाएगा, एस कितना है हमारा, 72 × 72 माइनस 36, 72 - 48, 72 - 60। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 72 × 72 - 36, 36 हो जाएगा। 72 - 48, 24 हो जाएगा। 72 - 60, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करके आपको इसको रूट नहीं लेना है। आप कोशिश करो कि आपके पेयर्स बने यहाँ पे नंबर्स के। जैसे मैं 72 को ब्रेक करके क्या लिख सकती हूँ, 36 × 2, या मैं 2 × 36 लिख दूं। ठीक है, मैं इसको लिख रही हूँ 2 × 36, और एक 36 ऑलरेडी है ही। 24 को मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ 2 × 12, और यहाँ पे एक 12 ऑलरेडी है। ठीक है, पेयर्स मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, 36 36, रूट से बाहर 36 आ गया, एक 12 12, 12 आ गया, और एक 2 ये है, और एक 2 ये है, ये भी पेयर बन गया है हमारा। सो यहाँ पे लिख देंगे 2। सो एरिया कितना आ गया हमारा, 36 × 24, जो कि कितना हो, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो उसने दूसरे पार्ट में हमसे क्या बोला है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि हमें फाइंड आउट करना है हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। देखो 60 हमारी सबसे बड़ी साइड है, इसके ऊपर एक हाइट ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, मान लो ये है h। ठीक है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगी, एरिया मुझे दे रखा है, मतलब दे क्या दिया है, मैंने फाइंड आउट कर लिया है। और मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला जिसमें बेस और हाइट होती है, ठीक है, वो कितना होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हमारे पास हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया 864। सो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे बेस जो है हमारा लॉन्गेस्ट साइड लेनी है हमने 60, इंटू हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, सो 864। इसको कैंसिल आउट कर लो। सो 30h इज इक्वल्स टू 864, और h कितना आ गया हमारा, 864 डिवाइडेड बाय 30। सो हाइट हमारी डेसिमल्स में आ जाएगी 28.8 सेंटीमीटर्स। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमेशा जब भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को करना है तो उसको इस तरह से करो कि उसमें सेगमेंट्स आपको दिखाई दे। जैसे यहाँ पे आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला सेगमेंट जहाँ पे हमने साइड्स फाइंड आउट की। दूसरा सेगमेंट हमारा ये है जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, और थर्ड सेगमेंट ये है जिसमें हमने हाइट फाइंड आउट की। ठीक है ना, तो इस तरह से
लिखना है आपको एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर जो भी कॉपी नोटबुक चेक कर रहा है या पेपर चेक कर रहा है, वो आप क्लियरली उसको समझ में आए कि बच्चे ने इसको इस तरह से डिवाइड किया है। और उससे क्या होता है, देखो ऐसे करने से आपको स्टेप मार्किंग के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना। मैं ऐसे भी कर सकती थी कि ये नहीं लिखती, या मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखती, डायरेक्टली मैं अपने दिमाग में यहाँ से ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके साइड्स लिख लेती डायरेक्टली। ठीक है ना, कर सकते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये लिखने से एग्जामिनर मुझे इसमें 1 मार्क जरूर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप है क्वेश्चन का। अगर आपने डायरेक्टली लिखे हैं तो एग्जामिनर नहीं दे पाएगा ना मार्क्स आपको। आपने डायरेक्टली अपने दिमाग में सोचा और डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट किया। तो वो इसके लिए, अब बाई चांस आपका कहीं कुछ आगे इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है। अगर मैंने ये लिखा है और नीचे कहीं इनकरेक्ट हो भी जाता है, तो एग्जामिनर को इसके आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है ना। सो ध्यान रखना है, फॉर्मूला जरूर लिखने हैं। ठीक है। चलो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो लेट अस टेक। सो देखो स्टूडेंट्स, इसकी इस ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हमारे पास जो और ऑप्शन है उसमें क्या है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 meters and 154 meter in length and its perimeter is 324. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। सो देखो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है हमारे पास। ठीक है, जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है। मान लो एक ये है 85 मीटर्स और एक है 154 मीटर्स। तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। सो देखो तीसरी, और हमें बोला है एरिया फाइंड आउट करो। अब तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पेरीमीटर की हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। सो पेरीमीटर कितना है? 324। मैं यहां से इक्वेशन सी बना लेती हूँ। अगर ये है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है। सो एक साइड है 85 प्लस दूसरी साइड है हमारी 154 और थर्ड साइड है हमारी बीसी जो। ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 324 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 239 प्लस बीसी। ठीक है। सो 324 माइनस 239 इज इक्वल्स टू बीसी। सब्ट्रैक्ट करके विल गेट 85 इज इक्वल्स टू बीसी। ठीक है। सो ये साइड 85 आ गई हमारी। ठीक है, तो मतलब ये और ये साइड्स इक्वल हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसने बोले फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये हमें हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को हेरन्स फॉर्मूला होता है, तो वो ही आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है। सो एस, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। सो पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 324 डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बी इक्वल टू 162 यूनिट्स है मीटर्स। ठीक है। सो एस हमारा 162 मीटर्स आ गया। सो एरिया हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट 162 इंटू 162 माइनस 85 इंटू 162 माइनस 85 इंटू 162 माइनस 154। ठीक है। अब वही करना है आप लोगों ने। 162 इंटू, ये बन जाएगा हमारा 77। 162 माइनस 85 77, यहाँ पे भी 77 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करके आपको दे देगा 8। सो देखो यहाँ पे हमारे पास 77 77 एक पेयर है। सो मैं इसको रूट के बाहर लिख रही हूँ, अंडर दी रूट 162 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 2 इंटू 81। लिख सकते हैं ना ब्रेक करके? 162 की जगह मैंने 2 इंटू 81 लिख दिया। ठीक है। इंटू 8 को भी मैं ब्रेक कर रही हूँ 2 इंटू 4। ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़े। ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस करो, अब मेरे पास जितनी भी टर्म्स है 77 ऑलरेडी बाहर है, इनटू ये 2 और ये 2 पेयर हो गया रूट के अंदर, तो रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा। 81 का रूट 9 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। सो
इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट विल गिव यू 77 इंटू 36, विच इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एरिया इज इक्वल्स टू 2772 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 35 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है फैक्टराइजेशन का। सो आप नोटिस करो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब इसके कितने लीनियर फैक्टर होंगे, 3। ठीक है, मतलब ऐसी एक्स की 3 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई मतलब जीरो कर देंगी। ठीक है, सो देखो कैसे करना है हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, सो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10। तो फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-5 और +-10। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक +1 और एक -1, दोनों इसके फैक्टर है। तो शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप +1 -1, +2 -2 ऐसे भी लिख सकते हो, या प्लस ना लिख के सिंपल 1 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स हमें ये मिल गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक फैक्टर फाइंड आउट, एक हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहां से एक, पहले एक फैक्टर उठाएंगे 10 का, जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। इसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, तो ये क्या बन गया, 1³ -6 इंटू 1² +3 × 1 +10। चेक करो क्या जीरो हो रहा है, 1 - 6 +3 +10। ठीक है, सो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये दिस इस पूरे को सॉल्व करोगे, देखो 14 -6, ये आपको दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इसका जीरो नहीं है। तो अब हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। सो हो जाएगा x की जगह -1, सो ये जाएगा -1 -6 इंटू -1² +3 × -1 +10। ठीक है, सो -1³ कितना हो गया, -1, -6 इंटू, ये है हमारा -1², -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × -1 -3 +10। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, -1 -6 और -3 मिलके बन जाएंगे -10, और ये +10, इसको सॉल्व करके जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या, जी जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इसका जीरो है। ठीक है, तो इस 1 को इस तरफ ले जाओ, मैंने बोला x इज इक्वल्स टू -1 इसका जीरो है, तो इस x को इस तरफ ले जाओ, तो हम बोल सकते हैं x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं fx लिख देती हूँ, पॉलिनोमियल ये वाला है fx। ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया है, और मैंने कहा है कि डिग्री 3 है तो 3 होंगे, तो बाकी के 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इसके बाद हम लोग क्या करें, या तो हम बाकी के भी सारे फैक्टर्स, जैसे 2 की वैल्यू डाले, फिर -2 की डाले, 5 की डाले, हर एक वैल्यूज को पुट करके चेक करें। सो उसकी बजाय हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है, हमें एक फैक्टर मिल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिविडेंड बना दिया। ठीक है, और जो एक फैक्टर है हमारा, उसको हमने डिवाइजर बना दिया। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैसे डिवीजन करते हैं। सो हमने फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। x³ को x से डिवाइड करोगे तो x² मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट
टर्म आ गया हमारे क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन आया है, इससे पूरे के पूरे डिवाइजर को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को वन से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आया। अब इसको हमें इसके नीचे लिखना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट वन है। यहाँ भी एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, इधर भी वन है। ठीक है, जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमने क्या करना है, जो नीचे टर्म्स लिखी है उनका साइन चेंज करना है। यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, वन एक्स क्यूब, जो माइनस, ध्यान रखना है साइन जब चेंज कर दिए ना, तो जो चेंज करने के बाद साइन आए हैं उन्हीं को ही कंसिडर करना है, पहले वाले साइंस को नहीं लेना है। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये जीरो हो गया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब एक टर्म और नीचे ले आओ, सो प्लस थ्री एक्स हम नीचे ले आए। अब दोबारा से इसकी फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो एक एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, माइनस सेवन एक्स। अब माइनस सेवन एक्स से हमने पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। ठीक है, सो कर देते हैं हम लोग। अब हमारी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, सेवन है माइनस सेवन एक्स, यहाँ पुट कर दिया तो ये हो गया माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। ठीक है, अब साइन चेंज कर देनी है, दोनों के साइन माइनस है, प्लस प्लस। सो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स ये हो गया प्लस टेन एक्स। अब इस टेन को यहाँ पे नीचे ले आओ, प्लस टेन। अब इसकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, सो टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, आपको पता है टेन आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होके, सो यहाँ पे लिखना है प्लस टेन। अब टेन से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, सो ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस टेन। दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया जीरो, ये कैंसिल हो गया जीरो। ठीक है, सो अब देखो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब हमने क्वोशिएंट को लेना है, ये हमारा क्वोशिएंट है। सो क्वोशिएंट को लेते हैं और इसको फैक्टराइज करना है। क्वोशिएंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करना है। दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके टेन आए प्लस टेन आए। ठीक है, और उन्हीं नंबर्स को प्लस करके कोइफिशिएंट ऑफ एक्स आए। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस सेवन। ठीक है, सो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके टेन आए। ठीक है, सो वो होंगे माइनस फाइव और माइनस टू। ठीक है, प्लस नहीं लेना है, प्लस लोगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके तो टेन मिलेगा लेकिन ऐड करके टेन नहीं मिलेगा, ऐड करके माइनस सेवन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऐड करके माइनस सेवन हमें माइनस फाइव और माइनस टू से ही मिलेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे अब स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स मिडिल टर्म की जगह पे, और बाकी रेस्ट एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ हो गया x माइनस फाइव, यहाँ से मैंने माइनस ऑफ टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे दोबारा से x माइनस फाइव। जब भी आप माइनस साइन लेते हो ना कॉमन, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो इन दोनों टर्म्स में से भी x माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू। सो ये हमारे बाकी के दो फैक्टर्स आ गए। सो पहला फैक्टर हमारा ये था x प्लस वन, और बाकी के दो फैक्टर्स है x माइनस फाइव और x माइनस टू। सो तीनों के तीनों फैक्टर्स क्या हो गए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फैक्टर्स आर x प्लस वन, x माइनस फाइव एंड x माइनस टू। ठीक है, वेरीफाई करके भी आप देख सकते हो, x की वैल्यू फाइव डाल के देख लो, x की वैल्यू टू डाल के देख लो, क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये है हमारे फैक्टर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। 36 फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, पीटर, कैल्विन,
James and Rita and Veena were students of class 9B at गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 गुड़गांव. ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन अभी दे रखी है. फिर उसमें क्या बोला है, वंस द टीचर टोल्ड पीटर टू थिंक अ नंबर एक्स. अब पीटर को बोला कि नंबर एक्स को ही सोचो, तो उसने एक्स सोच लिया. एंड टू कैल्विन टू थिंक अनदर नंबर, और कैल्विन को बोला कि एक दूसरा नंबर सोचे, नंबर वाई. सो कैल्विन ने नंबर कंसिडर कर लिया वाई, सो दैट देर देयर डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10. ठीक है, और इसमें साथ में लिखा है कि x जो है वो y से ग्रेटर है. ठीक है, सो इससे x माइनस ये हुआ ना डिफरेंस, डिफरेंस इज 10. अब उसके बाद देखो क्या बोला है, नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ पीटर्स नंबर एंड दैट 3 times टू द कैल्विन नंबर्स. सो पीटर को क्या बोला कि प्लस करो, किसको किसको ऐड करो, प्लस करो 2 times द पीटर्स नंबर. 2 times द पीटर्स नंबर क्या होगा, 2x. ठीक है, और 3 times द कैल्विन नंबर, कैल्विन का नंबर y है तो उसका 3 times क्या हो जाएगा, 3y. ठीक है, इनको ऐड करना है, प्लस करना है. और साथ में उसने बोला है द टोटल वाज फाउंड 120, तो मतलब इनका प्लस करके कितना आ गया, 120. ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, रीता जस्ट एंटर्ड इन द क्लास, शी डिड नॉट नो एनी नंबर. वो क्लास में आई रीटा, उसको नंबर का पता नहीं था. सो नेक्स्ट बोला द टीचर सेड रीटा टू फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स. सो रीता को बोला कि रीटा को बोला फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, नाउ वीना जस्ट एंटर्ड द क्लास, सो टीचर टोल्ड हर टू फॉर्म द सेकेंड इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल. वीना वीना को सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए बोला. ठीक है, नाउ टीचर टोल्ड रीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, पीटर एंड कैल्विन वर टोल्ड टू फाइंड द नंबर्स, टू वेरीफाई द नंबर्स एक्स एंड वाई. ठीक है, सो 2 इक्वेशंस ऑलरेडी हमने फ्रेम कर लिए हैं. तो रीटा की इक्वेशन ये है. ठीक है, और वीना वाली इक्वेशन ये है. ठीक है, सो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखूं, व्हाट आर द इक्वेशन फॉर्म बाय रीटा एंड वीना, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. ठीक है, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर्म बाय वीना, सो ऑलरेडी इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है. ठीक है, ये क्वेश्चन सेम सेम है. व्हाट आर इक्वेशंस फॉर्म बाय रीटा एंड वीना, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर्म बाय द वीना. फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 120. ठीक है, सो हम यहाँ पे इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे. ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को सेम बना रही हूँ. x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको कैसे 2 बना सकती हूँ, पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके. सो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 20. और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 120. अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये वाला भी माइनस और ये भी माइनस. ठीक है, सो 2x माइनस 2x ये 0 हो गया, माइनस 2y माइनस 3y ये हो गया माइनस 5y. 120 सॉरी 20 माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस 100. और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 100 अपॉन माइनस 5 कैंसल आउट होके y जो है हमारा 20 आ जाएगा. ठीक है, y 20 आ गया. अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. देखो किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर लो. मैंने ये वाली इक्वेशन ली, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10. सो इसको ले जाएंगे उधर, सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20. ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 30. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू है 20. ठीक है, सो ये है आपका आंसर इन दोनों का पार्ट्स. पीटर का नंबर जो पीटर ने सोचा था, दैट द नंबर वाज 30, और जो कैल्विन ने सोचा था दैट नंबर वाज 20. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. है, देखो इसमें क्या बोला है, चिल्ड्रंस पार्क इज इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
सो गिवन क्या है कि पी क्यू जो है वो आर, पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, और एस ओ टी पॉइंट्स जो हैं वो क्यू आर के ऊपर इस तरह से है कि क्यू टी लेंथ जो है वो आर एस लेंथ के इक्वल है। सो हमें यहाँ पे ये तीन चीजें प्रूव करनी है, आप यहाँ पे पार्ट्स देख सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है विच रूल इज अप्लाइड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड पी क्यू एस एंड पी आर टी। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जब भी प्रूफ करना है सर, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गिवन जरूर लिखना है। तो गिवन क्या क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर एंड क्यू टी इज इक्वल्स टू आर एस। ठीक है। सो मैं गिवन नहीं लिख रही हूँ, आप एग्जाम में जरूर लिखना, डायरेक्टली नहीं करना है क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो इक्वेशन मुझे गिवन है, क्यू टी इज इक्वल्स टू आर एस, क्यू टी इज इक्वल्स टू आर एस, ये इक्वेशन मैं कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है। और इस इक्वेशन में से मैं एस टी माइनस कर रही हूँ दोनों साइड से, ये कॉमन पार्ट जो क्यू टी में भी है और आर एस में भी है, वो कॉमन पार्ट मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट में लिखा है सब्ट्रैक्टिंग एस टी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग एस टी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। सो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा क्यू टी माइनस एस टी इज इक्वल्स टू आर एस माइनस एस टी। अब देखो क्यू टी हमारा ये है पूरा, ठीक है, और इसमें से मैंने ये एस टी माइनस कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, क्यू एस। तो मैं इसकी क्यू टी माइनस क्यू एस, क्यू टी माइनस एस टी की जगह पे लिख सकती हूँ क्यू एस। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या है, आर एस, ये पूरा, इसमें से एस टी माइनस करना है ये। ठीक है। तो क्या बचा, टी आर। तो मैं इसके यहाँ पे लिख देती हूँ टी आर। ठीक है। यहाँ पे हम यूक्लिड्स के एक्सियम्स को यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्या है हमारे पास, ये हमारा एक्सियम इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल आर इक्वल। ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्यू एस इज इक्वल्स टू टी आर। अब मैं क्या कर रही हूँ, ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रही हूँ। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर टी। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। दूसरा हमारे पास, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके ये वाले एंगल्स इक्वल, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। रीजन क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। और तीसरी चीज हमने ये प्रूव करी है अभी, क्यू एस इज इक्वल्स टू टी आर, ये। ठीक है। क्यू एस इज इक्वल्स टू टी आर, यहाँ पे लिख दोगे प्रूव्ड अबव। ठीक है। सो आप नोटिस करो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, SAS रूल से इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया। और सेकंड पार्ट में नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल PST। PST ट्रायंगल कैसा होगा, देखो CPCT से मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से मैं बोल सकती हूँ कि PS इज इक्वल टू PT। ठीक है, बाय CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। सो फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल PST इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें PS इज इक्वल्स टू PT है, हमने ये अभी प्रूव किया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने बोला है थर्ड पार्ट में, लेट मी इरेज दिस ऑल। ठीक है। सो थर्ड पार्ट में ये क्या बोल रहा है,
पी क्यू इज 6, ये 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर, ये क्यू आर 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर। अब देखो ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और क्यू आर हमें 7 दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास? पेरीमीटर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। So that will be equal to 6 plus 7 plus 6. So ये हो गया हमारा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद इस थर्ड पार्ट में और ऑप्शन दे रखी है, तो उसमें उसने क्या बोला हुआ है, इसी का ही थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट। सो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एंगल क्यू पी आर इज 80, ये एंगल पूरा 80 डिग्रीज है, तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। सो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं इसका पार्ट यहाँ पे कर देती हूँ, थर्ड का बी पार्ट। ठीक है, सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। और ये एंगल p हमें 180 दे रखा है, सॉरी 80 दे रखा है। ठीक है ना, ये एंगल 80 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिख सकती हूँ, एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो p एंगल कितना है 80, q एंगल x है और r भी x है, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सो ये हो जाएगा 2x, मैं इस 80 को राइट साइड पे ले जा रही हूँ। ठीक है, सो हो गया 2x इज इक्वल्स टू 100, जहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्रीज। ठीक है, मींस ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्रीज है। सो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके, सो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। सो देखो 4 मार्क्स का अगेन केस स्टडी क्वेश्चन है। सो इसमें क्या बोला है, रोहन ड्रॉज अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मींस इस ये जहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है आपको, रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कंपास और स्केल से बनाया है उसने। ही ऑल्सो ड्रॉ टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स बनाई है, एक है कॉर्ड ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ठीक है, इन सच अ वे दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए बी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए बी कॉर्ड के ऊपर अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है ए बी के ऊपर। और सी डी के ऊपर अगर सेंटर से कॉर्ड परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसके मन में कुछ डाउट्स हैं। सो डाउट्स क्या है, ये हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, सो उसने बोला है शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। बेसिकली ये थ्योरम है हमारी, ये है सेंटर और ये है कॉर्ड सी डी। सो ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं, ठीक है, तो शो करो कि ये सी डी को बाइसेक करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है कि सी क्यू जो है इट इज इक्वल्स टू क्यू डी। ठीक है, सो कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो ओ सी है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि इसने परपेंडिकुलर बोला है, और ये हमारी जो है वो सी डी कॉर्ड है। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे प्रूव करना है कि सी क्यू जो है वो क्यू डी के इक्वल है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल सी क्यू, नॉट क्यू सॉरी, सी ओ क्यू, मैं ये सब चीजें इरेज करके आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन। ठीक है, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, और दूसरा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ डी ओ क्यू। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो हमने ओ क्यू परपेंडिकुलर बनाई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज ईच।
ठीक है, दोनों 90 डिग्रीज है। और साथ में हमें पता है कि ओ सी और ओ डी भी इक्वल हैं। क्यों? ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के। ठीक है, और साथ में मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन साइड ओ क्यू दिखाई दे रही है, ओ क्यू। ठीक है, कॉमन साइड ओ क्यू कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, सो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हुआ? देखो, राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज और साइड। सो बाय RHS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, ट्राइंगल COQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं CPCT से क्या लिख सकती हूँ? दैट CQ इज इक्वल टू QD। यही प्रूव करना था हमें, CPCT। ठीक है, अगर CQ जो है वो QD के इक्वल है तो इसका मतलब कि ये क्या हो रही है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है? व्हाट इज द लेंथ CD? CD लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, सो अब मैं इसमें एक ट्रायंगल कंसिडर कर लूंगी। यहाँ पे देखो, ये जो है रेडियस है 10, ये कितना था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था सेंटर से जो 8 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हमें गिवन नहीं है, CD हमने फाइंड आउट करनी है। और अभी हमने प्रूव किया कि CQ जो है वो QD के इक्वल है। तो अगर मैं CQ फाइंड आउट कर लूं तो QD वही होगा, और ये दोनों को प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा? CD मिल जाएगा। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं क्या फाइंड आउट कर सकूं? आई कैन फाइंड CQ। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इजीली आई कैन सी हमने यहाँ पे। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग इन ट्राइंगल CQO, लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस I will write CO square is equals to CQ square plus OQ square। अब CO 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू CQ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस OQ 8 है, सो 8 स्क्वायर। सो ये जाएगा 100 इक्वल्स टू CQ स्क्वायर प्लस 64। 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू CQ स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू CQ स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो 6 CQ आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइड है, लेंथ है, तो ये नेगेटिव में नहीं होंगी। सो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो CQ 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 होगा। तो CD कितना आ जाएगा हमारा? CD इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 ट्वाइस हो जाएगा ना, सो दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो CD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है? व्हाट लेंथ इज AB? अब AB लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो AB के लिए भी हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं इसके थर्ड पार्ट पे आती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थर्ड पार्ट। ठीक है, AB हमें फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से, यहाँ पे ध्यान से दो, सर्कल का सेंटर जो है वो O है, उस पे हमने AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, और ये डिस्टेंस हमें 6 दे रखा है। ठीक है, और OB जो है वो रेडियस है सर्कल का 10 है, तो हम BP फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस से। सो मेरे पास क्या होगा? मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है, ट्रायंगल OPB। ठीक है, इस ट्रायंगल में OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, OB 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस PB स्क्वायर। सो हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर।
that is equals to 64 is equals to PB square. So 8 is equals to PB. ठीक है, PB 8 आ गया. अब अगर ये 8 है तो हमें पता है कि PB इज इक्वल्स टू PA है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा OQ. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB. AB इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8. सो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट. सो ए बी हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया. ये हमारा 12 सेंटीमीटर था. अब नेक्स्ट में है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये तो हमने थ्योरम ही कंसिडर किया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास करता है. इसमें स्टेटमेंट लिखनी है. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखनी है, थ्योरम लिखनी है. ठीक है, सो ये थे हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस, और बहुत सिंपल होते हैं ये, बहुत स्कोरिंग होते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया हमारा सैम्पल पेपर के लास्ट 2 सेक्शन. सो ये सैम्पल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही शॉट में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं. सो एग्जाम्स में आप शॉर्ट में ये देखना चाहते हो कि शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंसिडर करेंगे 9th स्टैंडर्ड का. ठीक है, जिसमें हम लोग सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स और कुछ क्वेश्चंस जो है उस पूरे चैप्टर के डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड रिवाइज करो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट video. Till then, take care of yourself.